देश के 100 शक्तिशाली भारतीयों में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। देश भर में 61वें नंबर पर आकर सीएम धामी ने बनाया रिकॉर्ड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से पहाड़ के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सीएम धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार, कहा अभिनंदनीय है सूर्य घर योजना। 75,021 करोड़ की पीएम सूर्य घर योजना से 1 करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, तो वहीं प्रति परिवार को होगी 15,000 प्रति माह की आमदनी। बजट पर चर्चा का मौका न दिए जाने से नाराज विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर जमकर काटा हंगामा। भाजपा मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प सुझाव पेटी लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित। मोदी सरकार 2024 के लिए आम जनता से सुझाव लेना उद्देश्य। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय हो गई है सभी राजनीतिक पार्टियां। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी उठानी शुरू कर दी है हरिद्वार से किसी संत को टिकट देने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको सबसे पहले राजधानी देहरादून से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताकतवर मुख्यमंत्रियों में हुए शुमार। देश भर में 61वें नंबर पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 61वें स्थान पर आकर सीएम धामी ने बनाया रिकॉर्ड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ताकतवरों में हुए शुमार। देश भर में 61वें नंबर पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थान। 61वें स्थान पर आकर सीएम धामी ने बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताकतवरों में शुमार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब देश भर में ताकतवरों की लिस्ट में 61वें नंबर पर आ गए हैं, जहां पर उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, एक मोस्ट पावरफुल इंडियंस की एक सूची जारी हुई है अवंतिका जी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 61वें पायदान पे आए हैं, जो अपने आप में एक सराहनीय बात है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ रही है, और इसके अलावा अब 100 जो पावरफुल जो व्यक्ति हैं उनकी सूची में भी उनका आना है, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े दिग्गज नेता है उस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो ये अपने आप में काफी एक उत्तराखंड राज्य के लिए एक खुशी की बात है। आप बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से कड़े फैसले लिए गए हैं उसके आधार पर यह जो अंक है वो मुख्यमंत्री को मिले हैं। अभी हाल ही में यूसीसी को विधानसभा से पारित कराना, इसके अलावा जो सख्त नकल विरोधी कानून है और भी अन्य फैसले हैं, तो इन सब फैसलों के आधार पर ही मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और जो 100 शक्तिशाली जो लोगों की लिस्ट में है उसका भी ये आधार बना है, और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री में से एक है, बावजूद इसके अच्छे खासे जो अनुभवी मुख्यमंत्री है उन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी कम समय में ही उन्होंने हर किसी के दिल में जगह बनाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं की है, और इसी का नतीजा है कि लगातार उनकी जो सूची है या जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती भी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका। आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसी को देखते हुए वो ताकतवरों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं, जहां पर देश के 100 शक्तिशाली भारतीयों में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
तो वही राजधानी देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है। राजधानी देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर केजीएमयू के पूर्व वीसी, देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी नियुक्त किया। देहरादून मेडिकल के 5 साल के वीसी किए गए नियुक्त। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी एमएल भट्ट को बनाया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो उत्तराखंड गवर्नर ने की है। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां पर देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी किया नियुक्त। देहरादून मेडिकल के 5 साल के लिए वीसी किए गए नियुक्त। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी किया नियुक्त। देहरादून मेडिकल के 5 साल के लिए वीसी की नियुक्ति। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी किया नियुक्त। देहरादून मेडिकल के 5 साल के लिए वीसी किया नियुक्त। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान चौथे दिन प्रश्नकाल में बीते साल प्रतापनगर चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई जच्चा बच्चा की मौत का मामला उठाया गया। विधायक वीरेंद्र नेगी ने जच्चा बच्चा की मौत के मामले को सदन में उठाया। साथ ही उस दौरान अनुपस्थित डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करी। इसके साथ ही वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती को भी कहा। वहीं इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में कहा कि यह घटना बहुत दुखद रही है और इसके लिए जांच में पाया गया है कि तीनों डॉक्टर वहां नदारद थे। उन्होंने कहा तीनों डॉक्टरों की अनुपस्थिति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इसकी सीएमओ से आख्या मांगी गई है जो कि शासन को गई है, जिस पर हम जल्द ही निर्णय लेने वाले हैं और उन डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं काफ़ी दुखदायक घटना थी और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहाँ पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित थे, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी ज़िले हैं उनमें जो आज 23 कहूँ या 24 साल बाद सबसे गंभीर जो समस्या है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की है, जिसके कारण बड़े स्तर पर पलायन भी हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में नियम 58 के तहत आरक्षण पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा 1 माह के भीतर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं किया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसी रिजल्ट के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। विधानसभा में देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी नहीं है, निराशावादी है, जिसमें शब्दों की बाजीगरी की गई है, रोडमैप नहीं है जो यथार्थ से परे है। देखिए, आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और सरकारी विभागों में
जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। पूरक आप 3 आज तक की परंपरा है कि एक के सापेक्ष 3 उनके अनुपूरक सुने जाते रहे, क्योंकि मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की उदारता है कि उन्होंने उनको ज्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, सरकार जवाब देने को तैयार है। लेकिन सवाल का जवाब सुनना नहीं, बीच में खड़े हो जाना, फिर बीच में टोका टाकी करना। अब आरक्षण वाले मुद्दे पे मैंने पूरा तफसील से उनको जवाब दिया, एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु, किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प सुझाव पेटी लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मोदी सरकार 2024 के लिए आम जनता से सुझाव लेना है। सुझाव मिलने के बाद आम जनता की समस्याओं से भाजपा पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से चुनाव की रणनीति की भूमिका बनाने में लगी हुई हैं। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी मांग उठानी शुरू कर दी है कि लोकसभा हरिद्वार का टिकट किसी संत को देना चाहिए, जिससे हरिद्वार का विकास हो सकेगा। क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि बीजेपी के द्वारा पहले भी संतों का सम्मान किया गया है, इस बार भी लोकसभा चुनाव में संत को टिकट दिया जाए। हरिद्वार से पहले भी ये मांग उठ चुकी है। आशा है कि संतों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। संतों की आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति, हरिद्वार सदर्शन साधु समाज की ये जोरदार मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट दिया जाता है तो हमारे की सच्ची श्रद्धांजलि है। हरिद्वार में आज अखाड़ा परिषद, संत संती और सदर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है। हल्द्वानी में जिला निर्वाचन विभाग के मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेड न्यूज सहित इलेक्शन संबंधित संवेदनशीलता के सभी नियम, कायदे, कानून को विस्तार से बताया गया। इसके अलावा इलेक्शन में कवरेज के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। MCMC कमेटी के नोडल विशाल मिश्रा ने बताया कि निष्पक्षता एवं पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इसके लिए ये सीमित विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा केबल नेटवर्क सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगी तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के निर्वाचन से संबंधित सभी विज्ञापनों, पेड न्यूज, निर्वाचन संबंधित समाचारों पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सभी माध्यम से विज्ञापन का रेट चार्ट उपलब्ध कराया गया है। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि इलेक्शन को लेकर के जनपद नैनीताल की सारी टीमें एकदम तैयार हो गई हैं। इसी क्रम में एक टीम हमारी MCMC की है, जो मीडिया सर्टिफिकेशन की टीम रहती है। तो इसमें इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी पेड न्यूज़ हो या जो भी मीडिया को ब्रीफिंग देनी है, जो भी डेटा रिलीज़ करना है, उस संदर्भ में एक प्रॉपर हमारा आपस में तालमेल बना रहे।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे में अब कुछ चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम द्वारा दंगे प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। दंगे को लेकर लोगों से बातचीत की गई और इस पूरी घटना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको वो राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उनको चिन्हित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घटना उत्तराखंड के लिए बेहद शर्मनाक है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर भी हमें प्रयास करने होंगे। इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त समेत बड़ी संख्या में उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी आई थी। देखिए, जो 8 तारीख की घटना बनभूलपुरा क्षेत्र में घटी है, थाने को भी आग लगाई गई और 100 से ऊपर वाहन जले हैं। ये एक गंभीर घटना है, कलंकित करने वाली है उत्तराखंड में। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन आकर के घटना की जानकारी ली और पीड़ितों से भी मिले, सबसे बात की उन्होंने। मुख्य सचिव भी मिले, प्रमुख सचिव और आपके पुलिस महानिदेशक भी आए और हमारी केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी यहाँ आई। उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी का भी दौरा अगले दिन हुआ। मुख्य सचिव, महानिदेशक और केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी आई थी और महिला आयोग हमारी उत्तराखंड सरकार से भी उनकी भी टीम आई है, अपने स्तर से कर रही है, अपनी अपनी रिपोर्टें देंगे। और इसी क्रम में हम लोग भी एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि एक जांच भी चल रही है, उस स्तर पर भी रिपोर्ट जानी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच तलाक के दौरान बच्चों की परवरिश पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 6 मार्च तक स्थिति स्पष्ट कराने के साथ ही याचिकाकर्ता से इस संबंध में और आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 मार्च की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पति पत्नी के विवाह विच्छेद के दौरान इसका सबसे बुरा प्रभाव उनके बच्चों की परवरिश, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और मनोदशा पर पड़ता है। जो प्यार बच्चों को माता पिता के एक साथ रहकर मिल सकता है, वो विवाह विच्छेद के दौरान यानी कि तलाक के दौरान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी परवरिश ठीक नहीं हो पाती। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि बच्चों की देखरेख पति पत्नी एक साथ करे, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। इस संबंध में भारत सरकार के विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि विवाह विच्छेद यानी तलाक के दौरान बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी। इसलिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह बिल अभी केंद्र सरकार में लंबित है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है, जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक न्यायालय बच्चों की परवरिश के लिए दिशा निर्देश जारी करे। याचिका मैंने फाइल करी है। बीइंग अ लॉयर, मैं कोर्ट में रोज़ ये ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि जो तलाक के मामले आते हैं कोर्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा सफ़रर जो होते हैं बच्चे होते हैं। उसमें इसलिए हमने कोर्ट से ये प्रे की है कि इनको मीडिएशन के टाइम पे माता पिता को ये समझाया जाए कि उनकी आप अपना ईगो एक तरफ को रखें और अपने बच्चे के लिए एक जॉइंट डिसीजन ले, जिसमें कि जॉइंट कस्टडी हो। एक ही माता पिता में से किसी एक की जिम्मेदारी ना हो, दोनों को ही पूरी जिम्मेदारी उठाई जाए, चाहे फिजिकल कस्टडी किसी की भी हो, पर उनके डिसीजन लेना और पालन पोषण और अदर फैसलों में दोनों का ही भागीदारी बराबर हो। खबर गदरपुर से है। गदरपुर के मकरंदपुर गांव में मत्स्य विभाग ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया है। इस मौके पर सोनू भंडारी मत्स्य निरीक्षक ने बताया कि उत्तराखंड सरकार गैर परंपरागत तरीके से मछली पालन और किस्ने की आय में वृद्धि हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। गांव के ही एक युवक द्वारा बायोफ्लॉक के तहत मछली पालन किया जाएगा। इसके लिए तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं और विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी ग्रामीणों को यहां बुलाया गया था। वहीं फिश इंस्पेक्टर नीलू नगर केटी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि और इसके लिए विभागीय मंत्री और उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी क्रम में मछली पालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। जो आज जो यहाँ पर मकरंदपुर में गोष्ठी की गई है, वो है जलाशय विकास योजना अंतर्गत मत्स्य संरक्षण और संवर्धन हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि किसानों को यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे तालाब भी बने हुए हैं, जिनको कृषक काफ़ी लाभान्वित भी हैं इस क्षेत्र में, तो उनको मछली की नई तकनीकी की जानकारी देना इसका उद्देश्य था। और दूसरा था कि जिन कृषकों को हमारी योजनाओं से जो लाभान्वित नहीं हो सके हैं या वो वंचित हैं और वो लाभान्वित होना चाहते हैं,
तो उनको भी हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। ये इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा हल्द्वानी पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन सभी पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोहित, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपये का इनाम। रामनगर वन विभाग और वन निगम के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से वन निगम की लॉट में काटी गई सागौन की लकड़ी चोरी कर ले जाने के मामले में एक वैगनार कार को दबोचते हुए कार के अंदर से चोरी कर ले जा रहे 3 सागौन की लकड़ी के गिल्टे बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोशी रेंज के रेंजर शेखर तिवारी ने बताया कि ग्राम टेढ़ा के समीप वन निगम द्वारा जंगल में सागौन की लकड़ी का कटान किया जा रहा है। देर रात कुछ तस्कर निगम द्वारा काटी गई उक्त लकड़ी के लोट में से सागौन की लकड़ी के 3 गिल्टे चोरी कर ले जा रहे थे। बरामद लकड़ी की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। कल रात रामनगर वन विभाग को जो है वन निगम के कर्मचारी संयुक्त गश्त पर थे, तो हमारी एक लॉट कटती रही है बेलगढ़ के समीप, जहाँ पर उक्त गाड़ी को देखा गया, जिसमें 2-3 लोग जो है इस गाड़ी पर थे जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपये है। अपराधियों की खोजबीन हमारे द्वारा जो है की जा रही है। सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मवाला क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सहारनपुर के छुटमलपुर क्षेत्र में रहने वाले इरशाद अपनी पत्नी गुलसिफा और 3 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर विकास नगर से शादी समारोह में शिरकत करने के बाद वापस छुटमलपुर लौट रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला और एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ये हमारे उपजिला चिकित्सालय विकास नगर में आज 4 बजे करीब 4 इंजर्ड पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 तो इंजर्ड हैं, दोनों के पैर फ्रैक्चर हैं और 2 लोग डॉट डेड आए हुए हैं, जो कि 108 से यहाँ पे लाए हुए हैं। इसमें 2 तो मेल हैं और 2 फीमेल है और 2 फीमेल हैं, जिसमें 2 बड़े हैं। उसमें से उनके जो मुखिया था उनका तो डेड आए थे। पहाड़ के नाम एक बार फिर बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। इस बार नैनीताल के रंगकर्मी और युगमंच के संस्थापक जहूर आलम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। 6 मार्च को राष्ट्रपति जहूर आलम को यह पुरस्कार देगी। जहूर आलम पिछले 50 सालों से पहाड़ में लोक संस्कृति, परंपरा, नाट्य विधा पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 100 नाटकों का मंचन बड़े स्तर पर किया तो 20 नाटकों में निर्देशन किया है। युगमंच नैनीताल से ही 18 कलाकार एनएसडी गए तो 6 कलाकारों ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पदार्पण किया। नहीं केवल तमाम लोग जो यहाँ पर पहाड़ में काम कर रहे हैं, तो केवल हम लोगों का नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का एक तरीके से रिकग्नाइज किया गया है और उसकी एक्सेप्टेंस मिली है हम लोगों के काम की। तो मेरे साथ तमाम लोगों का है ये पुरस्कार, केवल मेरा नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि अब जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग और लग कर के काम करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और हमारे पहाड़ की जो संस्कृति है, हमारा जो नाटक है, हमारी जो लोक गाथाएँ हैं, हमारा जो गीत संगीत है। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।